अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर मुझे बात करनी है उसमें सबसे अहम तो ईरान की सूरत हाल के हवाले से है। खुसूसन पिछले चंद दिन में वीलॉग नहीं कर सका। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर जितने भी बयानिए बनाए गए, मैंने बहुत ही गौर से डेवलपमेंट्स का और पाकिस्तान में की जाने वाली बातों को फॉलो किया। ज़्यादातर या तो सेक्टेरियन लव के ऊपर बुनियाद रखते हुए बयानिए थे या सेक्टेरियन हेट के ऊपर बुनियाद रखते हुए बयानिए थे। कुछ ऐसे लोग सहाफ़ी जो कि सेक्टेरियनिज्म पे बिलीव नहीं भी करते थे, रियासती जबर को तस्लीम करने की एक आदत उनकी घुट्टी में बैठ चुकी है, तो उन्होंने उसके मुताबिक बयानियां बनाने की कोशिश की। ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर मैं आपके सामने चंद अहम हकाइक रखूंगा। दूसरा मौजूद जिस पर बात करेंगे, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के हवाले से फैक्ट फोकस ने मुसलसल पिछले 1.5 साल के अंदर रिपोर्टिंग की है। शुरू में बिल्कुल हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था, बहुत सारे डिनाइल्स भी आए। हाई कोर्ट के अंदर होने वाली कार्रवाई में हुकूमत ने मुखालफत की, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरयार खान अफरीदी के सवाल के जवाब में पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली मरतबा कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह तस्लीम किया है कि एक ब्लास्फेमी गैंग मुल्क भर के अंदर ऑपरेट कर रहा है और नौजवान बच्चों और बच्चियों को फंसा रहा है, ट्रैप कर रहा है। इस हवाले से आपके साथ कुछ फैक्ट्स जो है वो शेयर करेंगे। इस तरीके से एक मौजूद जिस पर मुझे बात करनी है वो अमेरिका में पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े की दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग रोकी गई है, इमिग्रेंट वीज़े की, उस हवाले से अब से थोड़ी देर कबल भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक के अंदर ये मामला चल रहे हैं। मैं खुसूसन अमेरिका के तनाजुर में और ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज़ के तनाजुर में कुछ हकाइक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसका इल्म होना एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि इसी मौजू से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। भारत जो है वो अमेरिका के 10 बड़े ट्रेड पार्टनर्स में शामिल है। एक बड़ी डिपेंडेंसी है अमेरिका की बहुत सारे हवालों से भारत के ऊपर, बहुत सारे सेक्टर्स के जो है वो डिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो भी सूरत हाल हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है, मैंने हमेशा पिछले चंद महीनों के अंदर बार बार आपके सामने ये दोस्तगुजार किया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी भी दूसरे अहम मुल्क के साथ, बड़े मुल्क के साथ बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे जा रहा हो, तो पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन ही होगा जो उसको बारे में कोई बुरी बात करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उसको पॉजिटिव बना के पेश करने वाला भी पाकिस्तान का उतना ही बड़ा दुश्मन है। तो मैंने आपको बार बार ये अर्ज किया कि अमेरिका बिल्कुल भारत के साथ टैरिफ के मामले के ऊपर एक दो और चीज़ों के ऊपर एक डिफरेंस रखता है और उनके दरमियान ये पाया जाता है, लेकिन वो बहुत क्लोज हैं। इन द लॉन्ग रन हमेशा जो है वो इंडिया ही भारत के क्लोज रहेगा। पाकिस्तान के हवाले से कोई आप कह लें कि शॉर्ट टर्म कोई ऑब्जेक्टिव यकीनन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, जैसा कि माजी की पूरी तारीख भी इस बात की गवाह है। कोई बहुत बड़ा फलसफा या कोई बहुत बड़ा तज्जिया आपके सामने मैंने पेश नहीं किया था, ये एक सादा सी बात थी। और मैंने आपको ये भी बार बार कहा कि आप देखिएगा ये सारे मामला जो हैं इंडिया के साथ जो चल रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हल हो जाएंगे। वजह इसके अंदर और कोई नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि जो भारत के अंदर हुकूमत है, जो हमें बहुत नापसंद है, मैं ओपनली कहता हूँ मोदी की हुकूमत की पॉलिसीज की कोई भी सेन आदमी तारीफ नहीं कर सकता। मोदी ने एक भारत, एक आगे बढ़ते हुए भारत, इकोनॉमिकली आगे चलते हुए भारत का चेहरा मस्क किया है अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से, वो एक अलग हकीकत है। लेकिन भारतीय हुकूमत ओवरऑल अपने मुल्क के हवाले से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी डिसीजन लेते हुए चंद बुनियादी असूलों का, सेल्फ रिस्पेक्ट के चंद बुनियादी असूलों का हमेशा ख्याल रखती है। भारत चंद पॉइंट्स के ऊपर अड़ा हुआ है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को उनको टफ टाइम देना पड़ रहा है। इस सारी कहानी का इस एक लाइन के अलावा और कोई खुलासा नहीं है, कोई और उसका मतलब नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग की गई। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कि जो भी बातें की गई हैं कि ये चीज़ें होती हैं अमेरिका के अंदर, जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं वो ये चीज़ें करते हैं, तो जो पाकिस्तान के बारे में बातें की जा रही हैं वही बातें भारत के बारे में भी की जा सकती है। उनकी तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी क्योंकि उनके ऊपर डिपेंडेंस है। वजह क्या है, मेरा मकसद आज के दिन वो वजह डिस्कस करना है आपके साथ
लेकिन ये जो डिपेंडेंस है, इसके ऊपर मैं बात आगे चल के भी करूँगा कि जो एक स्किल्ड ह्यूमन लेबर है इंडिया के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, अमेरिका इस मौके के ऊपर उसका रिस्क नहीं ले सकता, उसको अवॉइड करने का। एक जो बड़े लेवल के ऊपर ट्रेड है, एक जो एक लंबे अरसे का एक जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। हालांकि जितने भी ये लोग हैं जो कि एक वाइट सुप्रीमेसी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एक हार्श स्टैंड ले रहे हैं, राइटिस्ट कहलवाते हैं अमेरिका के अंदर, ये लोग भारत के भी उतने ही खिलाफ हैं, या भारत से आने वाले लोगों के भी उतने ही खिलाफ हैं जितना वो किसी भी दूसरे नॉन वाइट के। लेकिन फिर भी चूंकि भारत के ऊपर अमेरिका के पूरे सिस्टम की एक डिपेंडेंस है, तो उनके खिलाफ कोई भी जब मौका आया है डिसीजन लेने का, तो उन्होंने वो डिसीजन पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। अब जो लोग इस चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे थे, और बाद लोग बात तो सही कर रहे थे कि पाकिस्तान को बड़ी एक कवरेज मिल रही है, एक बड़ी स्पेस मिल रही है, जो कि मादी में नहीं मिलती थी। अब इसकी मिसाल देने के लिए एक महफिल के अंदर एक साहब ने ये बताया, जो मैं अपने असल मौजू के ऊपर आता हूँ ये मिसाल देकर आपको, कि किसी नेबरहुड में, किसी मोहल्ले में आप कह लें, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, कोई एक नौजवान आदमी हो जो कि कोई काम शाम ना करता हो, कोई उसका कारोबार बाकायदा ना हो, और वो उधर रहता है अपनी फैमिली के साथ, और उसका सारा दिन काम जो है वो लोगों को तंग करना है, अल्ली तल्ली हरकतें करना है, और साफ ज़ाहिर है कि हर कोई उससे तंग है, उसके चीज़ों से, जो भी वो कार्रवाइयाँ डालता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जी कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ उसका उठना बैठना शुरू हो जाता है, उसके हालात ओवरऑल जो है वो बेहतर शुरू होते हैं, कुछ लोग उसको इज्जत दे रहे होते हैं। तो लेकिन अगर तो ऐसा हो कि जी उस शख्स ने, उस नौजवान ने कोई कारोबार शुरू किया, और वो कारोबार कामयाब, कोई दुकान डाली, कोई छोटा मोटा एक इनिशिएटिव लिया, और वो उस लोगों के आंखों के सामने वो कामयाब हुआ, और वो आप उसके अंदर जो है उसकी इकोनॉमी ओवरऑल, उसकी सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई शख्स भी राह रास्त पे आ जाए और तरक्की कर रहा हो सही तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन अगर ये भी कुछ नहीं हुआ और फिर भी उसको चंद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो इसके आगे वाली जो मिसाल है, जो उसका हिस्सा है, वो गैर मुनासिब है कि मैं इस महफिल में या इस प्रोग्राम के अंदर आपके साथ शेयर करूं। उसको आप खुद से समझिए। पाकिस्तान के हवाले से या तो ये होता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही होती, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो रही होती, पाकिस्तान के अंदर लोगों को बेरोजगार मिल रहा होता, पाकिस्तान के हवाले से जो शिकायत हैं वो कम हो रही होती, पाकिस्तान जो है, सबसे अहम बात, जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का बदतरीन तूफान आया है, वो कुछ लम्हों के लिए ही थम जाता। तो फिर तो आप कहते कि यार ये चीज़ें पाकिस्तान ने की हैं, तो पाकिस्तान को एक स्पेस मिल रही है। जब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन के ऊपर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भाग भाग के पाकिस्तान से जा रहे हैं, महंगाई की बदतरीन सूरत हाल है, आवाम की जिंदगी अजीरन है, वैसे में अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी वजह आप मेरे फिक्रे समझ रहे होंगे। उसका मतलब क्या होता है? साफ ज़ाहिर है आप घर की चीज़ें बेच रहे होते हैं और किसी बंदे की किसी ख़ास चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र होती है, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। ये बात मैं आपके सामने मुसलसल रखता चला आ रहा हूँ, खुसूसन भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में, और मेरा इसमें कोई नहीं। अब अमेरिका ये कर क्यों रहा है? ये 75 ममालिक कौन से हैं और क्या ये वजूहत जो बताई गई हैं इनकी बेसिस क्या है? जो स्टेट डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जारी की है, आपने देखा है कि जी लोग जो आते हैं वो या तो उनकी पूरी तरह वेटिंग नहीं होती है, वो जिन ममालिक से आते हैं अमूमन इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से होते हैं, यहाँ पर आकर अमेरिकन टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर रिलाई करते हैं, यहाँ पर आकर वो ये भी इल्ज़ाम लगाया गया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे लोग इन ममालिक के अंदर जो है वो इमिग्रेशन के रिलेटेड फ्रॉड के अंदर मुलव्वस होते हैं। ये कहा मैंने कोशिश की बात करने की एक्सपर्ट से, इसके अलावा क्या मामला हो सकते हैं, और जो बात मुझे समझ आई वो भी आपके सामने, जो दूसरा मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखता हूँ। बुनियादी तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर पर जहाँ पे वाइट पॉपुलेशन है, और अगर हम अमेरिका की भी बात करें, तो बुनियादी तौर पर एक थ्रेट जो है, एक ख़तरा जो है वो लाक हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो एक वाइट लोगों की एक सुप्रीमेसी थी, और जो उनका एक कंट्रोल था ओवरऑल निज़ाम
के ऊपर उसको एक ख़तरा लाक होना जो है वो उसके निशान नज़र आना शुरू हुए हैं, उसकी निशानियां नज़र आना शुरू हुई हैं, जिसको लोगों ने करना शुरू। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये हैं कि जो भी नॉन वाइट हैं, वो सिर्फ हम एशियंस की, पाकिस्तानी इंडियंस की या मुस्लिम कंट्रीज से आने वालों की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल मतलब अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाली जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो लैटिन अमेरिकन पॉपुलेशन है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तमाम नॉन वाइट लोगों की। उनमें साफ ज़ाहिर है कि पॉपुलेशन को बढ़ाने का ट्रेंड भी वाइट लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। एक ट्रेंड बारहा देखा गया है कि जो वाइट सुप्रीमेसी वाले लोग हैं, वो जितने भी उनके अंदर ख़वातीन भी शामिल होती हैं, लेकिन वो जितनी भी हो जाएं वो एक हद से ज़्यादा या तो वो बच्चे पैदा नहीं करती या फिर एक हद से ज़्यादा नहीं करती। ये बड़ा 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 संजीदा टॉपिक है, इसको बड़ा गहराई से पढ़ने और देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वेस्ट ने विद द पैसेज ऑफ टाइम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपना लिया, जमहूरियत को अपना तो लिया, लेकिन जमहूरियत जो है उसमें बंदे गिने जाते हैं, लोगों के नंबर गिने जाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला होता है। जिस स्पीड से जो नॉन वाइट लोग हैं, जो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक चीज नजर आ रही है कि अल्टीमेटली वो लोग, जैसा कि आप खबरें भी सुनते हैं कि जी फलां शहर के अंदर या फलां स्टेट के अंदर फलां गवर्नर बन गया, वो इंडिया से था, पाकिस्तान से था, या वो नॉन वाइट था या अफ्रीकन अमेरिकन था, या मतलब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर भी लोग जो हैं वो आए। आपने देखा इंडिया यूके के अंदर तो एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक भी पहुंच गया। तो इसी तरीके से अमेरिका के अंदर ये थ्रेट जो है, अब ये एक साइड का मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल नहीं कि पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा इस तरह सोच रहा है। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा आज़ादी है, हर रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो अपनी बात कह सकता है, अपनी बात मनवा सकता है और जमहूरी प्रिंसिपल को ऑनर किया जाता है। ये जो अब ड्राइव चल रही है, इसका बुनियादी मकसद वो जो स्पीड है, वो जो पेस है नॉन वाइट पॉपुलेशन की एक हद से ज़्यादा बढ़ जाने की, उसके आगे बंद बांधना है। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात का की तरफ इशारा करते हैं। अब इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो करके मैं अगले मौजू की तरफ चलता हूँ कि अब वाइट से मुराद क्या है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम नुक्ता, और मेरे लिए भी ये। अब वाइट से मुराद सिर्फ वो नहीं है जिसका रंग वो वाइट है या रेडिश है या उसके जो बाल हैं वो सुनहरी हैं, सिर्फ ये मुराद नहीं है। मिसाल के तौर पे यूरोप के अंदर ही एक मुल्क है यूक्रेन, आपने उसका नाम सुना होगा। उसके लोग भी बिल्कुल वाइट होते हैं, उनके बाल भी जो हैं वो ये ख़ास जो एक है वो कलर उसके होते हैं, लेकिन वो वाइट के अंदर नहीं आते। ये आप में से, मेरे लिए भी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना तो मुझे बड़ा अचंभे की बात लगी, और लेकिन मैंने जब इसके ऊपर तहकीक की कोशिश की तो ये बात दुरुस्त साबित हुई। अब आप कहेंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कोई फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, स्पेन से, यूनाइटेड किंगडम से, बरतानिया से, यानी कि आते हैं लोग, सिर्फ वही वाइट है टू सम एक्सटेंट। लेकिन बात यह है कि जिस तरह आपने देखा कि अभी रिनी गुड को मारा गया मिनेसोटा में, अब वो भी वाइट थी और वो तो अमेरिकन बोर्न वाइट थी, लेकिन वो मारी गई, और साफ ज़ाहिर है कि वो एक हेट क्राइम में ही मारी गई। आइस का ये कहना है, मौक़िफ़ है कि वो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रही थी, इसलिए गोली चलाई गई। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें आइडियोलॉजी का भी बड़ा है कि कौन से वाइट लोग उस वाइट सुपरमेसिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बिलीव भी करते हैं। अगर वो वाइट भी हैं और उसके ऊपर बिलीव नहीं करते तो वो भी फिर उस वाइट के अंदर शामिल नहीं होते। ये अमेरिका में जो इन इश्यूज को देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो जो बात करते हैं, वो मैंने आपके साथ में दूसरी साइड भी रखी इस स्टोरी की कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये सिस्टम को के आगे एक बंद बांधा जा रहा है ताकि जो जमहूरी प्रिंसिपल्स हैं जिनको वेस्ट जो है बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता है, अगर हम उसके ऊपर फॉलो करते रहे तो ये वाली पॉपुलेशन जो है वो उसको रोक देगी। आखिरी कमेंट इस हवाले से ये कि क्या फिर ये रोक लेंगे जो लोग इस चीज़ को कई दहाइयों से देख रहे हैं। मेरे जैसे लोग तो तालिब इल्म हैं, अभी इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जो लोग कई दहाइयों से देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ रोकना इन द लॉन्ग रन मुमकिन नहीं होगा। इस तरह की कमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं इस हवाले से। तो ये ओवरऑल जो इमिग्रेशन लॉज को सख्त किया जा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोगों का रास्ता रोकने के लिए, ये उस हवाले से एक
सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने पेश की। मैं आपके सामने अमूमन बात करता रहता हूँ ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के हवाले से कि किस तरीके से डिजिटल स्पेस में इंटरनेट के बहुत ज़्यादा आम हो जाने के बाद, खुसूसन सोशल मीडिया जिस तरह फेसबुक और फेसबुक ग्रुप्स और फिर सबसे अहम व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह की डिबेट्स जो हैं वो की जाने लगी। उसके अंदर एक शरपसंद अनासर जो हैं वो भी आए और उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया। मज़हब का, वो मजहबी लोग नहीं थे, वो मज़हब का इस्तेमाल करने वाले लोग थे और उन्होंने बाद औक़ात जो डिस्कशंस को सेक्स की तरफ लेकर गए, मज़हब की तरफ लेकर गए और उसमें मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाए और लोगों को, नौजवान बच्चों और बच्चियों को एक पूरे निज़ाम के ज़रिए, जिसमें FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साइबर क्राइम विंग, जिसको अब एक नया अदारा के तौर पर बनाया गया है, NCCIA, ये लोग मिलकर इन्होंने एक पूरा गैंग चलाया। आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के शहरियार अफरीदी ने एक सवाल किया कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर और उसके जवाब में हुकूमत ने एतराफ़ किया। ये मुख्तसर सी वीडियो है, ये ज़रूर देखिए ताकि आपको शहरियार अफरीदी के सवाल से, जो एक टैक्टिक, वो सिर्फ एक टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं ये गैंग के लोग, और इस फैक्ट फोकस ने 20 टैक्टिक्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर मुसलसल पिछले 1.5 साल में रिपोर्टिंग की है। इसके ऊपर शहरियार अफरीदी का सवाल क्या था और जवाब क्या है, ये ज़रूर सुनिए और अपने आसपास नौजवान बच्चों बच्चियों को इस हवाले से गाइड भी कीजिए। बहुत अहम मसला है, देखिएगा। शहरियार अफरीदी साहब, सप्लीमेंट्री। थैंक यू स्पीकर शहरियार अफरीदी साहब, एक सीट राइट पे हो जाए। हाँ ठीक है। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो एंटी स्टेट हों, वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये मैं एक बाप की कहानी आपको बता रहा हूं और आई होप मिनिस्टर कंसर्न विल टेक इट वेरी सीरियसली। सर, मुझे अडियाला के बाहर ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिले, उन्होंने सब ने यही चीज बताई जो अभी आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं। जी, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें। जी सर, ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है वो मुख्तलिफ DPs के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? थैंक यू। जी, तलाल साहब। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है। इसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी इन्वेस्टिगेशन या हमारे जो लेवल पे वो दिया गया है, लेकिन क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। ये बिल्कुल सही निशानदी की। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अफरीदी साहब को इसका पूरी जो डिटेल और जो हम इस पे काम कर रहे हैं वो मैं इनको आगाह करूंगा। जी, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों से रिलीज़ हुए हैं और बहुत सारों के जो केसेस हैं वो ख़त्म हुए हैं। सर, इस पे मेरा ख्याल है किसी बार ज़रा डिटेल ब्रीफिंग भी दे दिएगा। ये आपने सुना, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहला इतराफ़ है। खुशी की बात है, हम इस चीज़ पे नहीं जाते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इसी हवाले से कमीशन बनने की बात हुई, जो बुनियादी तौर पर सबकी फतह थी, सबकी जीत थी, खुसूसन सबसे बड़ी कामयाबी होती ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के लोग हैं जो कहते हैं जी वाकईतन जो है ना वो ब्लास्फेमी हुई है, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती कि अगर हुकूमत कमीशन बना देती, तमाम फैक्ट्स जो है वो दुनिया के सामने आ जाते। लेकिन वो उस कमीशन बनाने के जस्टिस सरदार एजाज
के फैसले के खिलाफ अदालत में गए। उल्टा जो NCCI है, जिसको खुश होना चाहिए था अभी कमीशन बन रहा है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो भी कमीशन बनने के खिलाफ जो है वो अपील में गया। और फेडरल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो भी गई। लेकिन वज़ीर ममलकत की तरफ से ये बयान कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे दिया जाना, एक सवाल के जवाब में दिया जाना, ये बड़ी अहम बात है। और ये यकीनी तौर पे तहकीकाती सहाफ़त की भी फतह है। अल्टीमेटली खुदा करे ये हमारे ही बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल ऑलरेडी एक हद तक जो है वो तबाह किया जा चुका है। खुदा करे मुकम्मल तौर पे तबाह ना हो, ये हमारे दरमियान आए, हंसें खेलें फलें फूलें आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं और ये मौजू ईरान के हवाले से है। ईरान के हवाले से मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात के ऊपर हुआ, जितने दिन भी मैं पिछले चंद दिन वीलॉग नहीं कर सका, कि मैं जो भी देखता रहा, बाज़ औक़ात आप बाज़ लोगों को पसंद करने लगते हैं और उनकी बात की वजह से, उनकी तहरीर की वजह से, उनके बोलने की वजह से, उनके मौक़िफ़ की वजह से, उनके स्टेंस की वजह से, उनकी रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन बाद और आपके जहन में एक बुत बनता है, यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, और फिर बाद में आपको बड़ा अफसोस होता है जब वो कोई बड़ी छोटी बात कर दे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी मजहबी यानी कि फ़िरका वराना जो ईरान के हवाले से, साफ ज़ाहिर है कि शिया मेजॉरिटी है ईरान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो शिया लोग हैं उन लोगों ने उस हवाले से अपना नुक्ता नज़र बनाया। और जो शियों के मुखालिफ है उन्होंने आप कहें कि अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है ना उसको नोक पलक सवारी अपने बयानिए की, और ये बड़ा अफसोसनाक था। मुझे देखने वाले लोग जानते हैं, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि इसका ओवरऑल मेरी बात का कमेंट का गलत मतलब न लिया जाए कि मैं अमूमी तौर पे ईरान के हवाले से जो भी ईरान हुकूमत की पॉलिसीज़ जो होती थी, जहाँ पे मैं समझता था कि वो दुरुस्त है, मैं उनको दुरुस्त कहता रहा। मैंने आपके सामने अमेरिका के अंदर बैठकर इस्राएली हुकूमत के ऊपर तनकीद करना जो है वो किस तरह की सूरत हाल है, वो आप में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को जानते हैं। और मैंने खुलकर जो है वो इसराइल के जबर को, उसकी ज़्यादती को गलत कहा और बार बार कहा। और मैंने यहाँ तक कहा कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ अगर कोई मज़ाहमत है, अगर कोई एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, तो वो जिस तरफ से भी आ रही है तो वो ईरान की वजह से मुमकिन है। बाकी तो मुस्लिम जो कंट्री दावा करते हैं, कोई भी इस तरह की बात नहीं है। तो ये नहीं कि मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा कोई बायस नहीं है, ये एक सूरत हाल है। ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, रीजनल पॉलिटिक्स की, उसकी बात कर रहे हैं। अब बात आती है ईरान के अंदर सूरत हाल की। ईरान के अंदर सूरत हाल जो है, मज़हब के नाम इस्तेमाल करते हुए जो भी वहाँ पे एक रजीम है, उस रजीम ने जुल्म के, जबर के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं ओवर द ईयर्स। उन्होंने जुल्म की तमाम हदें पार की हैं। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। और मैं आपको वैसे भी बताऊं, साफ ज़ाहिर है मैं तो सख्त मजहबी सजाओं का कायल नहीं हूं, लेकिन अगर आप उसको भी छोड़ दें, आप उसको भी एक लम्हे के लिए उस पर बात ना करें, इस रजीम ने तो आम लोगों को मामूली इख्तलाफ के ऊपर फांसियां दी हैं, जबर किया है, मारा है, तशद्दुद किया है, जो कि गलत है। और गलत को गलत कहना चाहिए। सिर्फ एक नजरियाती मुताबिकत की वजह से हकाइक से चश्म पोशी करना, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म होता है। और मैं हैरान हुआ कि बाद ऐसे लोग, अब देखिए मैं बार बार जिक्र करता हूं और करता रहूंगा, मुनाफिकत बात लोगों की, उम्र भर की मुनाफिकत खुल के सामने आई, जो अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते थे कि जब ईरान ने जवाब दिया हमलों का कतर के ऊपर के अंदर बेसिस के ऊपर, तो किस तरीके से लोगों ने खुल के कहा जी इस्लामी मुल्क कतर के ऊपर हमला हो गया। ये उनकी मुनाफिकत थी, जो बूस था उनका ईरान के खिलाफ, वो खुल के सामने आया। आज के दिन वो ईरान के अंदर जो लोगों को मारा गया है उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी ये बैरूनी साजिश है, अमेरिका करा रहा है और इसराइल करा रहा है, और ये इस तरह बात नहीं है, इस तरह। वो मतलब साफ ज़ाहिर है कि जो हज़ारों की तादाद में ईरानी शहरियों को, जो कि अपने हकूक़ के लिए बाहर आए थे, जो उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़, उस रजीम की नाकामी के ख़िलाफ़, जो कि उस पूरे मुआशी निज़ाम को भी नहीं चला सका, वो बाहर आए थे, उनको मारा गया। सबसे अहम फैक्ट इसका एक बहुत अहम जो मिस हुआ वो ये कि जिस वक्त सदर ट्रंप ने पहला बयान दिया था, उस वक्त तक कोई एक दो लोगों का के मरने की इतला थी। सदर ट्रंप ने कोई दूसरा बयान दिया, उस वक्त तक कोई 40 लोगों के मरने की इतला थी। सदर ट्रंप मुसलसल बयान देते रहे, ये कहते रहे कि हम आ रहे हैं, तुम इदारों पे कब्जा कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ये वही होता है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो दुश्मन या मुखालिफ के लिए आपको नीचा दिखाना, आपको गिराना
आसान होता है। वो बड़े आसान से कहता है ओ उन्हें तेरे बारे चाहे गल कही सी तो उन्हें तेरे बारे चाहे गल कही सी, और आपस में लड़ा देते हैं। तो यही वाली चीज़ सूरत हाल हुई ईरान के अंदर। ईरान कमज़ोर था, अमेरिका ताकतवर है। सिर्फ इस सारे मामले के अंदर जिस तरीके से सूरत हाल ने यकदम पलटा खाया। मैंने 9 जनवरी को अपना आखिरी वीलॉग किया था। उसके अंदर उस वक्त तक की जो सूरत हाल थी मैंने उसके ऊपर आपके सामने सारी, मेरे पास जो तजज़िया था वो भी रखा, जो खबर थी वो भी रखी, मैं आपको भी थोड़ा सा वो दिखाता भी हूँ। लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से उस बयान के बाद फिर दोनों तरफ से एग्रेसिव जो रवैया सामने आया। ईरानी हुकूमत ने भी यही समझा कि अमेरिका पीछे, उन्होंने कत्ल व गारत शुरू कर दी, और जो दूसरी तरफ मुजाहिरीन थे उनके मज़ाहिरों में भी शिद्दत आना शुरू हुई, और एक ऐसा बड़ा इंसानी अलमिया हो गया कि पाकिस्तानी मीडिया को वो नज़र भी नहीं आ रहा। उसके ऊपर लोगों के मारे जाने के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। हज़ारों लोग मारे गए। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, मैंने अगले दिन किसी को बताया कि जी ईरानी हुकूमत ने 2000 लोगों के मरने का एतराफ़ किया है, जो कि बहुत कम है, साज़र है, कई गुना इससे तादाद ज़्यादा है। और वो कह रहे थे जी ईरानी हुकूमत ने ही किया। हालांकि मतलब ईरानी हुकूमत ने ऑफिशियली इस बात का जो है वो 2000 तक के फिगर का चंद दिन पहले इकरार कर लिया जब ये सारी किलिंग वाला मामला हुआ। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बात बड़ी अफसोसनाक थी कि लोग जो हैं, मैंने जितनी भी बातें की आपके सामने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी अगर आप सुने तो मैंने बार बार कहा कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द ईरान सिचुएशन। मैं हैरान होता हूँ, लोग जो चीज़ वीलॉग करना होता है, रोज़ाना करना होता है, जो इशू चल रहे होते हैं उस पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक मौक़िफ़ लेके बैठ जाते हैं और झूठ फिर बोलते हैं, बातों को घड़ते हैं, और ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। मतलब फ़र्ज़ करें जी रज़ा पहलवी को बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बेटे को, कि जी वो आएगा। साफ ज़ाहिर है कि ये सबको पता है कि कोई भी बंदा इस तरीके से नहीं आ सकता, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ईरानी एक फंसे ज़रूर हुए हैं मजहबी मुल्लाओं के हाथों और जबर के हाथों। ईरानी अगर आज आज़ाद हो जाए, वहाँ जमहूरियत आ जाए, और वहाँ पे जो सुपर पावर्स हैं उनकी इंटरवेंशन ज़बरदस्ती कुछ करने की ना हो, जो कि अगर करें भी सही सुपर पावर तो ईरान में नहीं कर सकते, बतौर कौम वो मुत्तहद है। अगर चाहे 2, 4, 5 ग्रोह वहाँ पे हैं, अरब, कुर्द या बलोच या उज़्बेक, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है बार बार कि जी इसको ज़रा हाईलाइट करेंगे, और लोग भी वहाँ पे हैं, लेकिन ईरानी ओवरऑल एक मैसिव मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इकट्ठे हैं वहाँ पे। आप अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका जाके पहलवी के बेटे को बैठा भी देता तो वो 2-4 दिन नहीं चलेगा। कोई भी पूरा ईरान का एक एक शहर, एक एक गली मोहल्ला भी अमेरिका जाके कब्जा कर ले तो अल्टीमेटली वहां से जो ईरानी लोग चाहेंगे अल्टीमेटली वही होगा। ईरानी लोग इस मजहबी रजीम से नफरत करते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स भी हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज रही हैं खुसूसन ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मज़ालम की तमाम इंतहाएं पार की गई 1979 से लेके अब तक, तो लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। वो गुस्सा आपको नज़र आता रहेगा। उसका अल्टीमेटली क्या होता है वो बात की बात है। लेकिन इसलिए में ये बड़े अफसोसनाक तज्जियात थे जो भी किए गए कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी जो है उसके, आज मैं देख रहा था चाबहार से इंडिया अलहदा हुआ है तो उसके ऊपर जश्न के समा है पाकिस्तान के मीडिया के बाद हिस्सों में, जो कि मतलब ईरान के अंदर से एक इन्वेस्टमेंट जा रही है। एक तरफ आप ईरान को जो है वो भाई ब्रादर मुल्क कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ हैं उनके ऊपर जब अमल दरामद हो रहा है तो ये आपके लिए फतह की बात है। कुछ समझ नहीं आती हमारी पॉलिसी क्या है। बात सिंपल सी होती है, बात सादा होती है कि आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ये सूरत हाल थी क्या, इसमें तज्जिया क्या था, खबर क्या थी। ये 2 छोटे छोटे क्लिप हैं, ये आप देखिएगा। मैंने सिर्फ 30 सेकंड में आपको बताया कि बुनियादी तौर पे जो मसला चल रहा है ईरान में उसमें अमेरिका का क्या रोल है। रोल तो था, प्रेसिडेंट ट्रंप बयान दे रहे थे ना, तो वो उससे क्या मुराद है और उसमें होने क्या जा रहा है। और फिर अगले क्लिप के अंदर जो है वो मैंने ये बताया कि मैंने जो एक्सपर्ट से बात की है इस सूरत हाल का अल्टीमेट क्या होगा। ये आप देखिए और फिर आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने पहले जब ये मुजाहिरे शुरू हुए उस वक्त एक बयान जारी किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया तो हम मुजाहिरीन का साथ देंगे। वो भी सिर्फ एक वर्बोसिटी, आप कह लें कैसे एक बयान था। अमेरिका की पॉलिसी समझने वाले लोग जो वाशिंगटन में बैठे हैं वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान के इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये क्रेडिबल लोग जो समझते हैं वो कह रहे हैं सिर्फ ट्रंप जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ट्रंप ने एक दूसरा बयान भी दागा इसी हवाले से और इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर ईरान में मुजाहिरीन के साथ तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया तो वो करेंगे। मैं कंक्लूड इस बात
पे करूंगा। बहुत सारे लोग ये आखिर में कहते हैं कि ये तो बताएं ना फिर होगा क्या। अब होगा क्या तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने एक्सपर्ट्स से बात की है कि क्या होगा क्या अल्टीमेटली, तो इनका कहना ये था कि जो ईरान का रजीम है, सब ज़्यादा हुकूमतें ताकतवर होती हैं, उनके पास फोर्स होती है, ताकत होती है, तो वो उनका कहना ये था कि जो जबर है वो गालिब आएगा और अल्टीमेटली हुकूमत जो है वो इनको दबा लेगी। ये सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब जो इन मामला को देखते रहे हैं, ये उनका कहना था। डॉन अखबार के लिए लिखते हैं 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से वाशिंगटन डीसी से। उनकी समझ ये है कि लगता ये है कि अल्टीमेटली जो है वो दबा लेगा, ईरान की हुकूमत जो है वो दबा लेगी। तो यानी कि अगर ऐसा भी होता है तो ये एक बुरी खबर है रीजन के लिए, इलाके के लिए, लोगों के लिए। सब ज़ाहिर है अगर दबाया जाता है तो और लोग मरेंगे, एक इंसानी सानिया होगा, एक ट्रेजिडी होगी, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है।